अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल है? जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, उतना स्ट्रांगली न्यूक्लियस ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा होगा, और जितना स्ट्रांगली न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, और उतनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। चलो देखो बेटा, बात कर रहे हैं आज किसके बारे में हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कुछ पीरियोडिसिटीज पढ़ी थी, जैसे सबसे पहले क्या पढ़ा, शील्डिंग इफेक्ट, उसके बाद क्या पढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देन क्या पढ़ा, एटॉमिक साइज, 3 पढ़ ली। फोर्थ जो हमारी पीरियोडिसिटी है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ से बहुत इजीली क्वेश्चन बनते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं हमारा फोर्थ पीरियोडिसिटी के बारे में, जो है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम शॉर्ट में आईई या फिर आईपी बोलते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीनों सेम चीज है। तो आपसे अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दिया जाए तब भी इसका मतलब क्या है, वो आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में ही एग्जामिनर बात कर रहा है ना। अब एक चीज समझो, क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आपके पास एक एटम है, आपके पास एक एटम है, ठीक है, और ये कैसा एटम है, एक गैसियस आइसोलेटेड एटम है। कैसा एटम है, गैसियस आइसोलेटेड एटम। अब एटम के वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी होगा, यानी ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, अब आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूं तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस आइसोलेटेड एटम, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ मिनिमम अमाउंट of energy required to remove valence electron from a gaseous isolated atom। एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। दूसरा आइसोलेट होना चाहिए, यानी वो मॉलिक्यूल नहीं बना रहा हो, वो अलग से पड़ा हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना। दूसरी चीज सुनो, अभी हमने डेफिनेशन में बोला द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एटम खुद से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा, और अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, है ना, कि हम एनर्जी देंगे। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी is always an endothermic process। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा प्रोसेस है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी चेंज इन एंथैल्पी जो होगी कैसी होगी, वो होगी पॉजिटिव। बोलो क्लियर है। तो इस बात को हमेशा याद रखना बेटा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अच्छा देखो, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी है तो एनर्जी की कोई ना कोई यूनिट भी होगी, अगर एनर्जी है तो एनर्जी कोई ना कोई यूनिट भी होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी बेटा अपनी, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एटम में से तो निकाल रहे हैं, है ना। तो जब भी एक एटम की बात होती है तो हम एनर्जी को नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हैं ना। या फिर अगर 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो हम और क्या बोल सकते हैं, और जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल या फिर कैलोरी पर मोल। तो ये क्या है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन
एनर्जी। बोलो क्लियर है, पक्का से पता चला। अब देखो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूं, एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद है ना। जैसे देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल लिया, मेरे पास एक एटम था ए, गैसियस आइसोलेटेड एटम है, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और क्या बना, ए पॉजिटिव है, तो अब भी गैसियस। पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आयोनाइजेशन एनर्जी लगी, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बना, ए गैसियस एटम और कितना हो गया, 2 पॉजिटिव। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगी, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। फिर से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगी, आयोनाइजेशन एनर्जी 3, और ये क्या बना, A3 नेगेटिव। अब एक चीज समझो, बहुत ध्यान से देखना, अगर जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट यहां से यहां मूव करता जा रहा हूं, है ना, ये पॉजिटिव है बेटा, 3 पॉजिटिव, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता रहा हूं इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं दैट मीन्स क्या होगा, सिग्मा शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। आपको पता है ना, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक बात ध्यान से सुनो और सोच के मुझे बताओ, अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना स्ट्रांगली न्यूक्लियस ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा होगा, और जितना स्ट्रांगली न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, और उतनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। दैट मीन्स सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में जितना आप आगे बढ़ते जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स क्या आप बोल सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। बोलो समझ आया, बोलो क्लियर है। ये पूछा जाता है हमसे, तो ये अपने को पता होना चाहिए ना, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, एक क्वेश्चन छोटा सा आपको दे रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं आयोनाइजेशन एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय, है ना, मेरा क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय, फर्स्ट ऑप्शन है F2 गैस, सेकेंड ऑप्शन है Cl गैस, थर्ड ऑप्शन है Br2 लिक्विड, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सोडियम सॉलिड। बोलो इनमें से किसको यूज करके आप आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो, क्लोरीन को, क्योंकि क्या बोला गया है, एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। पहली बात तो इनमें एटम कौन कौन है, क्लोरीन और सोडियम एटम है, Br2 इज अ मॉलिक्यूल, F2 इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल, तो एटम कौन है, क्लोरीन और सोडियम। अब इनमें भी हमें कौन सा देखना है, गैसियस एटम देखना है, तो गैसियस एटम कौन है, क्लोरीन। दैट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बोलो पता चला, एक बार इसको नोट करो, देन फिर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे बढ़ती है और घटती है। करो बेटा जरा नोट। अब देखो बात करते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी को, तो देखो हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी के पीरियोडिक फंक्शंस कैसे हैं, और फिर वहां से क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं किसके बारे में, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या पीरियोडिक फंक्शन है। देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि पीरियड्स में हमेशा ड्राइविंग फैक्टर कौन होता है, जेड इफेक्टिव होता है, यानी पीरियड में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव। दैट मीन्स हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
अब नॉर्मली जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी आयोनाइज एनर्जी भी क्या होती है, पीरियड्स में हमेशा बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये नॉर्मल ट्रेंड है चल रहा है। अभी हम एबनॉर्मल की बात करेंगे, आप कैसे चेक करोगे, है ना। अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, टॉप टू बॉटम मूव करते हो, तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या होगा, आपका ड्राइविंग फैक्टर कौन है, साइज। ड्राइविंग फैक्टर कौन है, साइज। तो आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ शेल बोल दो आप, नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगी तो आयोनाइज एनर्जी क्या हो जाएगी, सोचो सोचो, देखो पहले एक छोटा था, नंबर ऑफ शेल बढ़ी तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जितना साइज बढ़ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। जितना दूर जा रहा है अट्रैक्शन फोर्स उतना क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जितना अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है उतना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी तो आयोनाइज एनर्जी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। बोलो समझ आया, है आसान, पक्का। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप, सबसे पहले, है ना। ग्रुप में दो ही फैक्टर्स हैं जो हम देखेंगे, देन बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड के बारे में। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप, ग्रुप में, ठीक है। अब ग्रुप में टू फैक्टर्स हैं, ग्रुप में दो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। सबसे पहला तो होता है बेटा आपका नंबर ऑफ शेल, या फिर आप साइज बोल सकते हो। एंड द सेकंड फैक्टर इज जेड इफेक्टिव। अब यार जेड इफेक्टिव तो नॉर्मली ग्रुप में आता ही नहीं है, जेड इफेक्टिव तो किसके लिए ड्राइविंग फैक्टर है, पीरियड के लिए, लेकिन यहाँ पे तो ग्रुप में भी आ गया। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे आता है। पहले नॉर्मली नंबर ऑफ शेल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर ऑफ शेल, और सबको पता है कि नंबर ऑफ शेल की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ शेल के, या फिर साइज के, या फिर साइज के। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नंबर ऑफ शेल उतनी कम, या जितनी नंबर ऑफ शेल ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं लोग, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, दिख रहा है। अब ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। अब जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो हो क्या रहा है, ऐसे बना लो, कंफ्यूज हो गए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। अब जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, तो साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबेडियम, देन सीजियम। एक और एग्जांपल ले लो, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। अब यहां पे भी क्या हो रहा है, जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, अरे बोलो, इंक्रीज हो रही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे भी कम हो जाएगी। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। बोलो समझ आया। लेकिन अब तक देखो जेड इफेक्टिव नहीं आया है, ये शेल का है बारे में कॉन्सेप्ट है ना, शेल हर जगह आएगी, लेकिन अब जेड इफेक्टिव कहाँ पे आएगा उसको देखेंगे। तो एक बार इसको नोट करो, देन फिर हम जेड इफेक्टिव की बात करते हैं और सारे एलिमेंट्स को देखते हैं ना। तो करो जरा बेटा एक बार नोट। अब देखो आगे बात करते हैं जेड इफेक्टिव के बारे में। सेकंड फैक्टर इज जेड इफेक्टिव, है ना। तो सेकंड फैक्टर जेड इफेक्टिव, बहुत ध्यान से देखना। सेकंड फैक्टर इज जेड इफेक्टिव। अब सबको पता है कि अगर जेड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जेड इफेक्टिव, यानी अट्रैक्शन फोर्स के। जितना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी क्या होगी, बढ़ेगी। अब एक एग्जांपल के थ्रू, अब जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या क्या आता है देखो, देखना यहाँ पे लाइट तो नहीं आ रही,
नहीं, तो हम बोल सकते हैं Z इफेक्टिव इज एप्लीकेबल in lengthenoid slash transition slash, देखना यहां पे तो नहीं आ रही, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जहां पे लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, ट्रांजिशन ऐसे लिखते हैं, ट्रांजिशन लेंथनॉइड या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा हो, वहां पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव एप्लीकेबल होगा। कैसे, देखो कुछ एग्जांपल खेलते हैं। मेरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट सही है, सेकंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ, वह निब्बा था करोड़ मोबाइल वाला, यानी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट यहां से लेकर के कहां तक, जिन्नी कनाडा हैगी, यहां तक। अब देखो यहां तक ध्यान से देखो, यहां तक अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो इसको मिटाता हूं जरा, यहां तक अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो होगा क्या, आप डाउन द ग्रुप जाओगे, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ शेल क्या होंगी, शेल बढ़ेंगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। लेकिन यहां पर Z इफेक्टिव भी लगेगा। अब देखते हैं किन किन के बीच में लग रहा है। नॉर्मली तो ट्रेंड क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है तो Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है ना, तो यही ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन होगा क्या, लेंथेनम और एक्टेनम में यहां पर एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहां पे क्या हो रहा है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, एक्टेनम का बढ़ जा रहा है, याद है, और Z इफेक्टिव बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो गई, बढ़ गई। सेम हॉफनियम में क्या हो रहा है, यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, यहां पर भी Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और यही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बाकी सब में भी लग रहा होगा, देखो दिख रहा है, तो पता पड़ा, देखो एबनॉर्मल ट्रेंड आ गया ना, किसकी वजह से, Z इफेक्टिव की वजह से। अब देखो सेम चीज यहां पे भी देखो, एक और एग्जांपल लेता हूं, मेरा एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सेकंड, बैंगन आलू गाजर इन थैला, दिख रहा है। अब बताओ, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो नंबर ऑफ शेल क्या होती है, बढ़ती है, तो सही आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए ये। लेकिन याद करो, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से जो आपका गैलियम है, गैलियम का Z इफेक्टिव, गैलियम का Z इफेक्टिव क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, याद है, जिसकी वजह से गैलियम का साइज छोटा हो जा रहा था। और अगर Z इफेक्टिव गैलियम का बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, दैट मींस दिस इज द ऑर्डर। अच्छा देखो यहां पर इंडियम और थैलियम के बीच में क्या हो रहा है, इंडियम और थैलियम के बीच में आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा था, और इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से जो थैलियम है उसका Z इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया, और Z इफेक्टिव बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ गई। दैट मींस ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंडियम थैलियम में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, थैलियम की, बोलो पता चला। सेम ऐसी एक और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर थर्ड यहां लेते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड, कहे शिवजी सुने पार्वती,
और नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब, ऐश्वर्या सब बिंदास। ओल्ड स्टाइल से टीपो। इन सब में क्या हो रहा है, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, बढ़ रही है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो आयोनाइज्ड एनर्जी कम होगी। दैट मीन्स आयोनाइज्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बोलो यही होना चाहिए। अरे बोलो भाई, अरे बोलो, हाँ यही होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है, मैंने आपको बताया था 13, 14, 15 ग्रुप में क्या होगा, इनर्ट पर इफेक्ट लगेगा। 16 में नहीं लग रहा है तो अभी हम 13 वाला तो हमने ऊपर बना दिया, 14, 15 बनाते हैं। देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, और आयोनाइज्ड एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन इनके बीच में क्या लग रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से आयोनाइज्ड जेड इफेक्टिव क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइज्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी किनकी आयोनाइज्ड एनर्जी ज्यादा है, देखो ध्यान से, बोलो किसकी ज्यादा है, दिख रहा है, नीचे वाले एलिमेंट्स की आयोनाइज्ड एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। बोलो क्लियर है, आसान है। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो एग्जांपल नंबर 4 यहां लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। फिर कल बाहर आई आंटी और ओल्ड स्टाइल से टी को। अब क्या इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और आयोनाइज्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब मैंने क्या बोला था, इनर्ट पेयर इफेक्ट किसके लिए लगता है, 13, 14 और 15 के लिए, लेकिन ये तो 16 और 17 ग्रुप है, क्या इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ किसमें लगता है, 13th ग्रुप में। ये कौन सा ग्रुप है, ये पूरा का पूरा कौन सा ग्रुप है, ये 13th ग्रुप है ना। मैंने क्या बोलता, लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन किसमें लगता है, डी ब्लॉक में। ये पूरा का पूरा क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, समझ पा रहे हो, ये चीज याद होनी चाहिए। अब यहां पर ये 17 वो 16 और 17 ग्रुप है, इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट भी नहीं लग रहा और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं लग रहा, लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं लग रहा, जिसकी वजह से आप डाउन द ग्रुप जाते रहोगे तो आयोनाइज्ड एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती जाएगी। बोलो समझ आया। नोबल गैस ले लो, नोबल गैस में भी क्या होगा, आप डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा और आयोनाइज्ड एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती जाएगी। तो नोबल गैस कहीं लिखने की जगह हो तो यहाँ लिख लो, यहाँ लिख दूं। देखो एक और एग्जांपल नंबर 5, हीना, नीना और करीना जी रन। तो यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ेगा तो आयोनाइज्ड एनर्जी कम होगी, और आयोनाइज्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। बोलो समझ रहे हैं। तो ये किस क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतनी बात याद रखना, अब एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। बोलो क्लियर है, चलो छापो जरा। तो देखो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, और हमने ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर ली, अब बात कर रहे हैं इन पीरियड्स, है ना। देखो ग्रुप में दो फैक्टर्स थे, ग्रुप में दो फैक्टर्स थे, अब हम बात करेंगे पीरियड के बारे में। और जब हम पीरियड्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम 3 फैक्टर देखते हैं, और बहुत छोटे छोटे आसान आसान फैक्टर्स है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ तीनों फैक्टर, उन तीनों फैक्टर से ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देन बस एक एबनॉर्मल ट्रेंड और बताऊंगा, और फिर आज आयोनाइज्ड एनर्जी का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। फिर कल के लेक्चर में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखेंगे, और आयोनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशंस देखेंगे, है ना। तो चलो बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, पीरियड में देखते हैं। अब पीरियड में हम 3 फैक्टर देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर तो आप देखोगे जेड इफेक्टिव, सबसे पहला फैक्टर क्या देखोगे हमेशा, जेड इफेक्टिव। अब जैसे जैसे लिख रहा हूं नंबर में वैसे वैसे देखना है, यानी सबसे पहले हमेशा क्या चेक करने का है, जेड इफेक्टिव चेक करने का है। आफ्टर दैट फिर आप देखोगे कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन से देखो क्या समझोगे आप,
आपको पता है अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन हम स्टेबिलिटी देखते हैं। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? NS2 NP3 और NS2 NP6। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसमें जो फुलफिल्ड है। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फुलफिल्ड है। ये वाली क्या है? हाफ फिल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे? हाफ फिल्ड। अच्छा, ये वाली भी फुलफिल्ड है, लेकिन ये एस की और ये पी का फुलफिल्ड है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? NH2 NP6। देन कौन होगा? NH2 NP3 और देन NS2। बोलो पता चला? अच्छा, दूसरी चीज देखो इसी के अंदर, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब एक बात बताओ, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने देगा? बोलेगा यार मैं तो स्टेबल हूं। जैसे नोबल गैस है, वो स्टेबल है क्योंकि उनमें क्या हो रहा है? लास्ट में P6 आ रहा है। तो नोबल गैस क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी? क्या सुना है कि नोबल गैस बॉन्ड बना रही है? नहीं बनाती। नोबल गैस सिर्फ जेनॉन ही एक ऐसी गैस है जो बॉन्ड बनाती है, अदरवाइज कोई नोबल गैस बॉन्डिंग नहीं करती। बोलो पता चल रहा है? तो यहां से आपको पता चल जाएगा स्टेबिलिटी के बारे में। अच्छा, यहीं पर कुछ चीज और ऐड कर रहा हूं मैं। जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन मिले NS2 NP3 और NS2 NP4, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगी? NS2 NP3। यानी एक बात सुनो, आयोनाइजेशन एनर्जी इसी के बीच में लगानी है बस। ये नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन और ये ऑक्सीजन की, ठीक है? तो डिफरेंस शुड बी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी 1। इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर मैंने आपको ऐसे बोल दिया ना NS2 NP3 और NS2 NP5, अगर ऐसे बोल दिया तो भाई अब NS2 NP5 की ज्यादा होगी, तो एक का डिफरेंस होना चाहिए बस, तो ही NS2 NP3 की ज्यादा स्टेबल होगी, अदरवाइज नहीं। बोलो क्लियर है? देखो थर्ड फैक्टर इज पेनिट्रेशन पावर, है ना? अच्छा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है ना? और सबसे ज्यादा तो आपको पता ही है फुलफिल्ड है ना? अब पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है? क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। अब यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं NS2 और NS2 NP1, जहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन दिखे वहां पर ही आप पेनिट्रेशन पावर लगाओगे, इसके अलावा और कहीं पर नहीं लगाओगे। और यही किसका ऑर्डर है? आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। बोलो पता पड़ा? एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, है ना? देखो मेरा एग्जांपल है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियो। और मैंने बोला कि इसको आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करो, है ना? तो सबसे पहले क्या लगाओ? जेड इफेक्टिव। देखो भाई, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। हम पीरियड की बात कर रहे हैं ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? देखो, क्या यही ऑर्डर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, है ना? लेकिन अब सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा है? कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लिथियम क्या है? एटॉमिक नंबर 3। आप एटॉमिक नंबर लिखना चाहो तो लिख दो, 5 6 7 8 9 10। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है ना? ये क्या होगा? 2s1। ये क्या होगा? 2s2। मैं 1s नहीं लिख रहा, 1s2 2s2 1s2 2s1 और 2s2 2p1 और 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 और 2s2 2p6। यही कॉन्फ़िगरेशन है। बोलो दिख रही है ना? अब यहाँ पे 1s मैंने हटा दिया क्योंकि तो लंबा हो जाता है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन देखो।
कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या देखते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं, इसको देखेंगे बस इस पार्ट को, है ना, स्टार मार्क कर देता हूँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को देखो। अब NH2NP3 है और NH2NP4, तो 2s2 2p3 और 2s2 2p4। अब होनी किसकी आयोनाइज एनर्जी ज्यादा चाहिए, 2p3 की, लेकिन यहाँ पे हमने किसकी रखी है, 2p4। इसका मतलब इनकी पोजीशन क्या कर दो आप, इंटरचेंज कर दो, बस क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या देखोगे, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर किसके बीच में लगती है, NH2 और NH2NP1, यानी 2s2 और 2s2 2p1, इनके बीच में। अब होनी किसकी ज्यादा चाहिए, देखो 2s2 की, लेकिन है किसकी, 2s2 2p1, यानी गड़बड़ है ना, तो इनकी पोजीशन को भी क्या कर दो, इंटर चेंज कर दो। जब इनकी पोजीशन भी इंटरचेंज हुई तो अब ऑर्डर क्या बन गया, सबसे ज्यादा सबसे कम लिथियम, देन इन दोनों में कौन, बोरोन, देन कौन आया, बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियोन। बोलो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अब कई बार एग्जामिनर क्या बोलता है ना, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर तो हम बोलते हैं, लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर बताओ। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना भाई साहब, वही आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होती है। बोलो क्लियर है। अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल लूं, मेरा एग्जांपल है अगेन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, और मैं आपको बोलूं कि इनको अरेंज करना है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी 2 के ऑर्डर में, यानी मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। मेरा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग लिखा है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड के ऑर्डर में, और आपको एलिमेंट दिया हुआ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो इसको आप अरेंज करके देखोगे, एक बार ट्राई मारोगे। चलो तो पहले इसको नोट करो, फिर इसको ट्राई करो, फिर इसके बाद बस एक इरेगुलर ट्रेंड है डी ब्लॉक का, एंड देन इतना ही करेंगे आज, है ना। करो जरा नोट। चलो देखो मैं बताता हूं एक बार, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब तो आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी अगर मैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट लिखूं तो वो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इनमें से, बेरिलियम में से भी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के बाद क्या बन जाएगा, बी पॉजिटिव। तो ऐसे सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सबके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। अरे बोलो भाई, हाँ, ऑक्सीजन पॉजिटिव, फ्लोरीन पॉजिटिव और नियॉन भी पॉजिटिव। आपको अरेंज तो इनके ऑर्डर में ही करना है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाले में, मतलब अरेंज इसी फॉर्म में करना है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड के ऑर्डर में करना है। सेकंड के ऑर्डर में जब भी करते हो, देखो बहुत ध्यान सुनो, जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड का ऑर्डर पूछा जाए तो पहले फर्स्ट की फॉर्म में लिख लो, लिख लिया। अब इसमें अरेंज करो, वही सेकंड का ऑर्डर होगा। जब फर्स्ट का निकाल रहे थे तो इसमें अरेंज कर रहे थे ना, सेकंड का निकालोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अरेंज करो। अब वही कॉमन कॉन्सेप्ट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर यही होगा, है ना। लेकिन अब यहां पे क्या लग रहा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट और कॉन्फिगरेशन, दो इफेक्ट और रह गए ना। कॉन्फिगरेशन लिखो, ये क्या हुआ, 1s2, दिस इज 1s2, 2s1, this is 2s2, this is 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4 और 2s2, 2p5। अब बोलो हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट कहां लगेगा, किस किस के बीच में लगेगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा दूसरी चीज देखो, पेनिट्रेशन का कहां पे लगेगा, बोरोन और कार्बन, और इनकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। यहीं पे हम लिथियम को भूल गए। जरा देखो, लिथियम इज 1s2, 1s2 मतलब फुल फील्ड, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फुल फील्ड, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। दैट मीन्स अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें
तो ऑर्डर कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, देखो इसको मिटा देता हूं। अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में सबसे ज्यादा तो लिथियम है, देन कौन आया, बेरिलियम, देन कौन आया, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन आया बेटा, कार्बन, कार्बन के बाद बोरोन, बोरोन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नियोन और सबसे ज्यादा लिथियम। तो हमने सॉल्व पॉजिटिव लगा के किया, लेकिन अरेंज तो किस फॉर्म में करना है, विदाउट चार्ज अरेंज करना है ना, कि विदाउट चार्ज ही तो पूछा है, लेकिन हम स्मार्ट है तो इसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के लिए सब पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, और फर्स्ट में से सेकंड निकालने के लिए सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, बोलो है आसान, बोलो किस किस का सही था, अरे वाह शाबाश, 50-60 बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते, एक लास्ट इरेगुलर ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। अब आप तो पहले साइज का ऑर्डर देखो क्या होता है, साइज का ऑर्डर क्या होता था, जैसे यहां से यहां जाते थे तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता था, है ना, सिग्मा के ऊपर, ओवर सिग्मा, और साइज का ऑर्डर क्या होता रहता था, कम होता जाता था, दिख रहा है, फिर यहां से बढ़ता था, इनका लगभग बराबर हो जाता था, और फिर साइज का ऑर्डर ऐसे आता था, पता है ना। तो ये किसका ऑर्डर है, ये साइज ऑर्डर है। अब साइज ऑर्डर को देख के आप आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख दो। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूं, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, है ना। यानी यहां से यहां जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी साइज घट रहा है। या आप तो बोल सकते हो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अब देखो इनमें इसका साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम, दिख रहा है। अच्छा, आयरन में जो साइज का ऑर्डर है वही आयोनाइजेशन एनर्जी का छोड़ देना, ये तरीका है, ध्यान रखना। अब आयरन, कोबाल्ट, निकल में साइज क्या है, बराबर है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है बेटा, बराबर होती है। अब बताओ Ni और Cu में Cu का साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जिंक का साइज बड़ा है लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, यहां पर कॉपर और जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब पूछा जाता है भैया क्यों ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, जब इनका साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना, फिर ज्यादा क्यों है, इसलिए कि कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10 और जिंक की भी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d10। क्या दोनों के अंदर कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल है, अरे बोलो, अगर कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बोलो ये बात समझ आई, कर सकते हो पक्का। चलो तो आज आयोनाइजेशन एनर्जी को यहीं पे खत्म करते हैं, और कल के लेक्चर में आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस आयोनाइजेशन एनर्जी में, और साथ में एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी करेंगे। ठीक है, कर लो बेटा, आज के लिए इतना ही।